Hello everyone to the second part of the video. Now this ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमें स्टार्ट करना है इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है बाय विच द ऑटोट्रॉफ्स जो कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनिज्म दे टेक इन वो अपनी बॉडी के अंदर क्या कंज्यूम करते हैं CO2 कंज्यूम करते हैं बट वेट CO2 कहाँ से एंटर कर रही है ये जानना जरूरी है कहाँ से एंटर कर रही है स्टोमेटा से एंटर कर रही है अगर आपको स्टोमेटा पता है बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो अभी कवर करेंगे और H2O एंटर कर रहा है H2O कहाँ से एंटर कर रहा है रूट से एंटर कर रहा है राइट एंड कन्वर्ट दीज इनटू द कार्बोहाइड्रेट तो हमने क्या करा CO2 को और H2O को मिक्स करा और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया ठीक है ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है पार्ट 1 की वीडियो से नाउ द फोटो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो सनलाइट का यूज करते हैं मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि सनलाइट को हम यहाँ पर सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए सोलर एनर्जी इट्स अ सेम थिंग और हम क्या यूज करते हैं क्लोरोफिल यूज करते हैं ठीक है और क्या प्रिपेयर करने के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट ही होता है वो फूड तो वी आर जस्ट यूजिंग द सिनोनिम्स फॉर दैट कीमो ऑटोट्रॉफिक अभी कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि हम फूड अगेन फिर फूड ही प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन इस बार केमिकल्स का यूज कर रहे हैं इस बार कोई फोटोसिंथेसिस वाला सनलाइट क्लोरोफिल इन सब की कोई जरूरत नहीं है ना अब हम केमिकल का यूज कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैरी आउट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ बोलते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स ऐसा करने में बिल्कुल सक्षम है अब वो ग्रीन प्लांट छोटे हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं टॉल ट्रीज और वेरी स्मॉल टाइनी प्लांट्स दैट्स अनदर मैटर बट ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए ओके अगर हमें कुछ केमिकल सॉरी नॉट केमिकल अगर हमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब ठीक है अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जो कि हमें आंसर्स में लिखना होता है अपने बोर्ड के एग्जाम में तो हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ्स यूज करते हैं क्या सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल अब ये इनऑर्गेनिक क्या होता है इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनऑर्गेनिक क्या होता है नाउ सो ऑर्गेनिक समझते हैं पहले कि ऑर्गेनिक क्या होता है उसके बाद हम समझेंगे इनऑर्गेनिक क्या होता है सी ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन होना चाहिए साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए ये दो मेन कंपोनेंट्स है अगर कभी कभी ऑक्सीजन मिल जाए नाइट्रोजन मिल जाए तो ये सब एक्स्ट्रा है ओके ये सब एक्स्ट्रा है ये हो तब भी सही है नहीं हो तब भी सही है बट द मेन थिंग इज कार्बन एंड हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट राइट तो ऐसे कंपाउंड्स लाइक फॉर एग्जांपल C6H12O6 इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है तो इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है इस तरीके से अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल CO2 इसमें कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है ऑक्सीजन है बट मेन थिंग इज मैंने कहा था कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने ही चाहिए तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो दैट मीन्स इट इज नॉट ऑर्गेनिक एंड वट एवर जो भी ऑर्गेनिक नहीं है वो क्या होता है बेटा इनऑर्गेनिक होता है क्या होता है इनऑर्गेनिक होता है तो इसका मतलब मैं CO2 कहाँ लिखूंगा इनऑर्गेनिक में लिखूंगा अब इनऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं है कि कार्बन होना चाहिए नहीं कार्बन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आता वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो NaCl तो NaCl भी इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है आप लिख सकते हो H2O इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है राइट तो अगेन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है वो तो ऑर्गेनिक है अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं ठीक है इस तरीके से हमें इस चीज को देखना है ओके तो अब वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पे ओके सो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन जिनके पास नहीं है उनको ये कन्वर्ट करते हैं किस में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में एंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो हाई एनर्जी मिलेगी और ऐसे कंपाउंड्स को हम जनरली क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं सिंपल ओके अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे तो सी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन एक बार डेफिनेशन पूछी जाती है ये हाफ मार्क से लेकर के 1 मार्क तक पूछ ली जाती है डेफिनेशन ठीक है तो लेट्स स्टडी द फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं CO2 और वाटर का इनटेक करते हैं और कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में बट देखो अभी तक यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन ही है यहाँ तक
कार्बोहाइड्रेट्स तक। लेकिन अब हमने इसमें क्या ऐड करा है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, बस ये ऐड करा है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर CO2 वाटर का यूज करके हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, उसी प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस की एक छोटी सी इक्वेशन हमने दे रखी है और ये ध्यान रखेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। आई वुड से इट इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूछी जाती है। ओके तो हमने क्या करा, CO2 का यूज करा। अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि 6 क्यों है। 6 एक्चुअली उसके मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं हमें। क्यों लेने पड़ते हैं, बैलेंसिंग के लिए, राइट। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ओके सो अगेन 12H2 हमने CO2 लिया, वाटर लिया, सनलाइट लिया, क्लोरोफिल लिया, और हमने क्या प्रोड्यूस करा, C6H12O6 विच इज अवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर लिबरेट होता है, राइट। सो अगर हम देखें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज द CO2, द सेकेंड थिंग इज H2O, thirdly we require sunlight, and fourth is the chlorophyll। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा, मतलब प्रोसेस काम ही नहीं करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो बनेगा ही नहीं, राइट। इसी वजह से जो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लिखा है कि रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस में आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे सनलाइट है, सेकंड पे क्लोरोफिल है, और फिर CO2 वाटर। ये चारों चीजें हमें रॉ मटेरियल्स में चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा तो हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। ओके अब पढ़ लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। एक पॉइंट दे रखा है दैट ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट ये हमें पता है, द कार्बोहाइड्रेट और जो फूड विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, जो तुरंत यूज नहीं होता, प्लांट क्या करता है उसको स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा। तो प्लांट किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, स्टार्च की फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व, मतलब उसकी अंदर ही रहता है, स्टार्च प्लांट के अंदर ही रहता है, और इंटरनली उसकी बॉडी में एक एनर्जी का रिजर्व प्रेजेंट है, एनर्जी का एक ऐसा सोर्स प्रेजेंट है जिसको जब चाहे तब यूज कर सकता है। एनर्जी बाहर से अवेलेबल नहीं है, उस स्टोर्ड फॉर्म मतलब कि स्टार्च को यूज करेगा अपनी एनर्जी के लिए, टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जब जरूरत होगी और जैसे जरूरत होगी वैसे यूज करेगा स्टार्च को, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी एक टाइम खाना खाते हैं अगर, या 2 टाइम या 4 टाइम, बट वो सारे दिन खाना नहीं खाते, राइट। सो सिमिलरली ह्यूमंस स्टोर फूड और द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लांट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, एनिमल्स या ह्यूमंस स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म, ठीक है। अच्छा एक चीज और जो इसमें नहीं है, आपको जो पता होनी चाहिए, और वो चीज ये है बेटा कि कैसे और कहाँ कहाँ स्टोर होता है। सी प्लांट्स के अंदर जो मटेरियल स्टोर होता है, मतलब कि जो स्टार्च स्टोर होता है, वो जनरली स्टोर होता है पैरनकाइमा सेल्स के अंदर। ये अपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, पैरनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा। तो जनरली पैरनकाइमा में स्टोर होते हैं। अगर आपको पैरनकाइमा में भी जानना है पैरनकाइमा सेल के अंदर भी कहाँ स्टोर होते हैं, तो एक प्लास्टिड नाम का आपने एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा होगा, राइट। इस प्लास्टिड के भी 3 टाइप्स थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो उसमें से भी हमने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट में ये स्टोर होता है, ठीक है। तो कलरलेस बॉडीज होती हैं जिसके अंदर ये सारा फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर इस तरीके से स्टोर होता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, सो ह्यूमन बींग्स में कहाँ स्टोर होता है, लिवर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। लिवर के सेल्स को हम हिपैटिक बोल देते हैं, मतलब बायोलॉजी में लिवर को लिवर के लिए एक वर्ड यूज करा जाता है हिपैटिक। तो लिवर के सेल्स में ये स्टोर किया जाता है क्या चीज, ग्लूकोज, एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन। लेकिन ये पैरेन्काइमा में किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, या ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा हमें याद रखना होगा। ओके नाउ लेट्स कम बैक। अब हम पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में कि सनलाइट कैसे कैसे मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक पढ़ लेते हैं। ओके सो सनलाइट ऑल्सो नोन एज सोलर एनर्जी इज अवेलेबल टू द ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स को अवेलेबल होती है फ्रॉम द सन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को कहीं और से एनर्जी नहीं मिलती, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ग्रीन प्लांट्स क्या हो गई, सनलाइट हो गई है, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, राइट, इफ यू रिमेंबर। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ सेल्स of the plant, and the chlorophyll uses the sunlight to prepare the food। क्लोरोफिल क्या करता है,
क्या किस तरीके से हेल्प करता है, सनलाइट की एनर्जी को यूज करता है, सनलाइट को ट्रैप नहीं करता। जनरली लोअर क्लासेस में पढ़ाते हैं कि सनलाइट को ट्रैप करता है, नहीं, सनलाइट को ट्रैप नहीं करता, इट इज इम्पॉसिबल। एक्चुअली वो क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके रिएक्शंस करवाता है, ठीक है। और रिएक्शंस में क्या करवाता है बेसिकली, ये जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है CO2 और H2O, इनको कंबाइन करवाता है, ठीक है। अब ये वही बात है कि जो हमने पहले पढ़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द स्टोमेटा विच आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। ओके, वाटर कहाँ से आता है, वाटर ऑब्वियसली सॉइल से आता है, जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं साइट, मतलब साइट मतलब लोकेशन, कहाँ पे होता है। तो ये सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, मतलब अगर हम लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट हैं, लीफ के अंदर के जो सेल्स हैं उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और वो क्लोरोप्लास्ट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, मतलब उनका जो सेल है पूरा का पूरा सेल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कौन इन्वॉल्व है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, अब बात है मेन इवेंट्स पे, व्हाट आर द इवेंट्स। अब ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहला क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे, इसका सीक्वेंस आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इवेंट्स ऐसे ही रहेंगे। इवेंट्स का मतलब होता है कि बेसिकली कौन सी क्रिया पहले होगी, उसके बाद कौन सा प्रोसीजर होगा, उसके बाद स्टेप कौन सा होगा, लाइक दैट। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा थ्रू द क्लोरोफिल। सेकेंड पार्ट क्या होगा, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी के अंदर। सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो लाइट से आ रही है, केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ही है, लेकिन इस बार हमने केमिकल बॉन्ड्स के बीच में उसको, केमिकल्स के बीच में स्टोर कर रखा है। कैसे स्टोर कर रखा है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, इसके ये दोनों ज्वाइंट है आपस में, ठीक है। अब ये किससे ज्वाइंट है, बॉन्ड से ज्वाइंट है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बॉन्ड के बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लीजिए ज्वाइंट है एनर्जी के थ्रू। तो ये जो बॉन्ड मैं बता रहा हूँ बेसिकली एनर्जी है। तो इस बॉन्ड या इस एनर्जी को, एनर्जी कहाँ से आएगी, ये इन दोनों को अटैच करने के लिए लाइट एनर्जी से आएगी। ओके, तो दिस इज द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ द वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें वो एनर्जी चाहिए होती है कि हम एक तो केमिकल एनर्जी बना सकें और क्या कर सकें, वाटर को स्प्लिट कर सकें। हमें क्या करना होता है, वाटर को स्प्लिट करना पड़ता है। सो आप यहाँ पे लिख देते हैं, we need to actually split the water into the hydrogen and into the oxygen। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ द CO2 टू द कार्बोहाइड्रेट। सी रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने अगर कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करा तो किसका रिडक्शन हुआ है, कार्बन का। लेकिन आपको यहाँ पे इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या था, हमने हमारे पास ये वाटर था, वाटर को हमने किस में तोड़ लिया, हाइड्रोजन में तोड़ लिया। ओके, फिर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास CO2 बचा। तो हमने क्या करा, इस हाइड्रोजन को, जो हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, हमने इसको CO2 के साथ जोड़ दिया। तो हमने इसको किसके साथ जोड़ा, CO2 के साथ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, CO2 का रिडक्शन हो गया। क्योंकि हम रिडक्शन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन के ऐड करने को। तो हमने हाइड्रोजन ऐड करी है CO2 के अंदर, तो फाइनली उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाए। सो वी आर गोइंग टू गेट हियर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इस तरीके से। नाउ लेट्स स्टडी अ क्वेश्चन जो कि आया था आपका 2023 में, ये साल ही पूछा गया है, जी हाँ। सो द क्वेश्चन वाज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, बेसिकली आपकी जो एक्टिविटी है उस पर बेस्ड था। राइट इन सीक्वेंस द स्टेप्स फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें जो मार्किंग स्कीम थी उसमें 1/2 × 6 ऐसे दिया हुआ था। दैट मीन्स आपको 6 स्टेप्स लिखने थे और 6 स्टेप्स में एक स्टेप हाफ मार्क का है, तो 1/2 × 6 दैट इज इक्वल्स 3। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे करेंगे कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, क्या एक्सपेरिमेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड।
तो एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा है, क्या देखा है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमने दो प्लांट्स लिए, क्या लिए, दो प्लांट्स। फॉर एग्जांपल ये एक पॉट है और उसमें ये एक पर्टिकुलर प्लांट है। ओके, तो दिस इज द प्लांट नंबर वन। ओके, और एक ये दूसरा प्लांट है, ओके, सेकेंड, एंड दिस इज द पॉट नंबर टू। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दोनों में ही हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट हमने क्या करा, सबसे पहले इनको 24 आवर्स, 24 आवर्स तक दोनों को, एक को नहीं दोनों को हमने क्या करा, अंधेरे में रखा। क्यों अंधेरे में रखा, हमें ये देखना है कि सबसे पहले कि इनका जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फोटोसिंथेसिस ये पहले कर रहा था अगर, तो हमने इसको डार्क में रख दिया। कि मान लो अगर फोटोसिंथेसिस की वजह से इसका फूड बन रहा था, तो हम नहीं चाहते कि अब फूड बने, तो हमने क्या करा, 24 आवर्स तक इसको डार्क में रखा। डार्क में रखने से क्या हुआ, इसका फोटोसिंथेसिस स्टॉप हुआ। अब इसके पास नया फूड नहीं आया, पुराना फूड चल रहा है, इसका स्टोर जो हुआ हुआ था 24 आवर्स के बाद वो चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, फर्स्ट वाले को तो हमने यहाँ पर सनलाइट दे दी। तो सनलाइट ऐसे नहीं बनेगी, सॉरी, हमने क्या करा, सनलाइट दे दी फर्स्ट वाले को। ठीक है, सनलाइट मिल रही थी फर्स्ट वाले को, लेकिन सेकंड वाले को हमने कोई सनलाइट नहीं दी। ठीक है, ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हो एक एक्सपेरिमेंट। अब होगा क्या, जो फर्स्ट वाला जो हमारा ये पॉटेड प्लांट था, इसमें आपको, जब आप इसकी लीफ कट करके या इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर प्लांट में स्टार्च के लिए टेस्ट करोगे। किसके लिए, स्टार्च के लिए। स्टार्च के लिए क्यों टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने सनलाइट दी है। फूड अगर बना होगा तो इसने फूड तो बनाया भी है, लेकिन साथ में स्टोर भी करा होगा, राइट। तो स्टोर भी करा होगा, तो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कि भाई स्टार्च, स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्टोर करा होगा, थोड़ा बहुत ही करा होगा लेकिन करा होगा, राइट। और स्टार्च अगर पहले का हुआ तो वो पॉसिबिलिटी हमने खत्म कर दी है, क्योंकि हमने क्या करा, इसको 24 आवर्स तक डार्क में रखा है, तो उसमें सारा स्टार्च इसका निकल गया, जितना बना बनाया था सारा निकल गया। ठीक है, ओके। तो फूड जो था वो भी निकल गया, और जितना बना बनाया स्टार्च था 24 घंटे में वो भी निकल गया। फिर हमने इसको सन में रखा, फूड बना। अगर यहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस आ गया, स्टार्च आ गया अगर यहाँ पर, तो इसका मतलब भाई हाँ, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। और अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर आया तो इसका मतलब सनलाइट की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा क्या, फाइनली वी ऑब्जर्व दैट स्टार्च का टेस्ट यहाँ पर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, और यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये था कि सनलाइट की प्रेजेंस में स्टार्च बना है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। और सनलाइट की प्रेजेंस में हमें स्टार्च नहीं मिला, यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव था, इसका मतलब स्टार्च नहीं मिला, दैट मीन्स फूड ही नहीं बना। जब फूड ही नहीं बना तो इसका मतलब नो फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया ना प्रूफ। तो इसी चीज को जो मैंने आपको भी बताया है, इसी चीज को हमें हिंदी, सॉरी नॉट हिंदी, इंग्लिश में लिखना था, बस कुछ स्टेप्स में, 6 स्टेप्स में टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसी चीज को आपको 6 स्टेप्स में लिखना है। ओके, बाकी स्टोमेटा वाला पार्ट जो है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।